प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में संकलित एक पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। बड़े भाई साहब के लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के लम्ही गांव में 31 जुलाई सन 1880 में हुआ था और 8 अक्टूबर सन 1936 को इनका देहांत हो गया। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी ने अपनी जीविका चलाने के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी और मैनेजरी की। इसके अलावा उन्होंने उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन किया। वे हंस और माधुरी नामक पत्रिकाओं के संपादक भी थे। प्रेमचंद जी कहानी और उपन्यास के सम्राट थे। इनकी पहली साहित्यिक रचना उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन थी। इन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। इसके अलावा प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास लिखे हैं वे हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन आदि। बड़े भाई साहब पाठ में प्रेमचंद जी ने शिक्षा के तौर तरीकों पर व्यंग करते हुए शिक्षा प्रणाली को अव्यवहारिक बताया है। बड़े भाई साहब पाठ से हमें किताबी पढ़ाई को केवल रट कर नहीं अपितु व्यवहारिक जीवन में उतारने की शिक्षा मिलती है। कहानी के दोनों पात्र बड़े भाई साहब और छोटा भाई एक हॉस्टल में रहते थे। बड़ा भाई 9वीं और छोटा भाई 5वीं में पढ़ता था। लेखक ने बड़े भाई साहब पर व्यंग करते हुए कहा है कि बड़े भाई साहब तालीम यानी शिक्षा जैसे महत्व के मामले में जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। लेखक लिखते हैं, बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। इन वाक्यों में लेखक ने बड़े भाई साहब के एक ही दर्जे में कई बार फेल होने पर व्यंग किया है। बड़ा भाई स्वभाव से बड़ा अध्ययनशील था। हरदम किताब खोले बैठा रहता और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करता था। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालता। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करता। कभी ऐसी शब्द रचना करता जिसमें न कोई अर्थ होता। एक बार उनकी कॉपी पर छोटे भाई ने एक इबारत देखी जिसमें लिखा था, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम श्रीयुत राधेश्याम 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। छोटे भाई ने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकाले, लेकिन असफल रहा और उसका बड़े भाई साहब से पूछने का साहस न हुआ। बड़े भाई साहब 9वीं जमात में थे और छोटा 5वीं में। बड़े भाई साहब की रचनाओं को समझना छोटे भाई के लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। छोटे भाई का मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था, इसलिए खेलने बाहर मैदान में आ जाता। लेखक कहते हैं, कमरे में आते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर छोटे भाई के प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल ये होता कि कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब छोटे भाई के पास मौन होता। छोटा भाई मौन में ही कह देता कि उसे अपना अपराध स्वीकार है और बड़े भाई के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि वह स्नेह और रोष से मिले शब्दों में बड़े भाई का सत्कार करे। और बड़ा भाई छोटे भाई से कहता कि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ भी नहीं आएगा। और इस तरह बड़ा भाई छोटे भाई को बहुत लताड़ता। ये लताड़ सुनकर छोटा भाई आंसू बहाने लगता। इस लताड़ के फलस्वरूप छोटा भाई सोने, उठने, पढ़ने लिखने, खाने और खेलने का टाइम टेबल बना लेता, लेकिन उस पर अमल न कर पाता और फिर से खेलने चला जाता और टाइम टेबल और पुस्तकें सब भूल जाता। इससे फिर से बड़े भाई साहब को नसीहत और फजीहत करने का मौका मिल जाता। एक तरफ बड़े भाई की डांट और दूसरी तरफ खेल के मोह में फंसे
छोटे भाई की स्थिति का वर्णन करते हुए लेखक बताते हैं, जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, उसी तरह छोटा भाई फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ तो बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई दर्जे में प्रथम आया। अब छोटे भाई और बड़े भाई के बीच केवल 2 दर्जे का अंतर रह गया। छोटे भाई के जी में आया कि बड़े भाई को आड़ो हथेले, लेकिन बड़े भाई साहब इतने दुखी और उदास थे कि छोटे भाई को उनसे दिली हमदर्दी हुई और छोटे भाई को बड़े भाई साहब के घाव पर नमक छिड़कने का भाव भी लज्जास्पद जान पड़ा। अब छोटे भाई को ये लगा कि बड़े भाई साहब का उस पर वो रौब न रहा और वो जो चाहे करने के लिए आज़ाद है। लेकिन जब एक दिन भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट कर छोटा भाई वापस लौटा तो बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को खूब सुनाया और कहा, महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। बड़े भाई साहब के इस कथन से लेखक ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होना नहीं, अपितु शिक्षा पर अमल करते हुए बुद्धि का विकास करना है। इस तरह बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को खूब सुनाते और आजकल की शिक्षा प्रणाली को लेकर परीक्षकों और अध्यापकों को खूब कोसते और फिर कहते, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। यहाँ लेखक ने बड़े भाई साहब के कथन के माध्यम से सांसारिक ज्ञान को किताबी ज्ञान से श्रेष्ठ बताने की कोशिश की है। सालाना इम्तिहान फिर हुए। इस बार बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए और छोटा भाई फिर से पास हो गया। इस बार बड़े भाई साहब बहुत नरम पड़ गए थे क्योंकि अब दोनों के बीच में केवल 1 दर्जे का अंतर था। एक दिन छोटा भाई जब कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था, आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। इस कथन से लेखक ने छोटे भाई की कनकौवा यानी पतंग लूटने की स्थिति को चित्रित किया है कि वो आसमान और कटी हुई पतंग की ओर एकाग्र मन से देखता हुआ दौड़ता चला जा रहा था। आगे लेखक ने आसमान में उड़ती हुई पतंग की तुलना एक विरक्त मन वाले आत्मा से की है जो स्वर्ग से निकलकर नए संस्कार अर्थात नए शरीर को ग्रहण करने जा रही हो। फिर लेखक लिखते हैं कि इतने में बड़े भाई साहब भी आ जाते हैं और अपने छोटे भाई को फिर से नसीहत देना शुरू कर देते हैं और फिर से व्यवहारिक ज्ञान की श्रेष्ठता को उजागर करते हैं कि उन्हें दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है छोटा भाई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, चाहे एमए, डिफिल और डीलेड ही क्यों न हो जाए। और बड़े भाई साहब छोटे भाई पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि वो अपने दिल में ये न समझे कि उनसे महज 1 दर्जा नीचे है, अब उन्हें उसे कुछ कहने का हक नहीं है। और समझाते हुए कहते हैं कि समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। इस तरह बड़े भाई साहब दुनियादारी की समझ समझाने के लिए अम्मा, दादाजी और हेडमास्टर साहब की दुनियादारी की समझ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उनकी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन वे दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को उन्हें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। बड़ा भाई हेडमास्टर के बारे में बताते हुए कहता है कि वे ऑक्सफोर्ड के एमए होने के बाद भी उनके घर का इंतजाम उनकी माँ करती हैं और यहाँ पर हेडमास्टर की डिग्री बेकार लगती है। हेडमास्टर साहब पहले खुद घर का इंतजाम करते थे लेकिन खर्च पूरा न पड़ता था और जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हैं। आगे बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाते हुए कहते हैं कि वह दिल से गुरूर निकाल दे कि छोटा भाई बड़े भाई के दर्जे के समीप आ गया और इसलिए अब वह स्वतंत्र है। और बड़े भाई साहब छोटे भाई को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि वो उनकी देखरेख में कभी भी बेराह न चलने पाएगा और फिर से
बड़े भाई साहब ने धमकी भरे शब्दों में कहा कि अगर छोटा भाई यूं न मानेंगे तो थप्पड़ दिखाकर अपने बड़े भाई होने का अधिकार भी जता देंगे, और बाद में अपने बड़प्पन का रौब भी जताया। इस बार छोटे भाई ने अपने दिल में बड़े भाई साहब की सारी बातें उतार ली और उनके प्रति हृदय में और सम्मान बढ़ाया। फिर संयोगवश कटा हुआ कनकौवा दोनों भाइयों के ऊपर से गुजरा और बड़े भाई साहब ने कनकौवे की डोर को पकड़ लिया और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े। उनके पीछे पीछे उनका छोटा भाई भी दौड़ पड़ा। बच्चों, इस तरह से यह कहानी समाप्त हुई। अंत में बड़ा भाई जो चाहता था वही हुआ। छोटा भाई बड़े भाई की बात को अपने दिल में उतार चुका था। वह समझ चुका था कि बड़े भाई साहब जो कुछ भी डांटते हैं, जो कुछ भी उसको सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, वो उसके भलाई के लिए है और वह उनको और सम्मान देने लगता है। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने पढ़ाई में क्या क्या समस्याएं आती हैं, शिक्षा प्रणाली रटने के बजाय समझने की होनी चाहिए, इस प्रकार के कई कथनों को उजागर किया है। बच्चों, आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि घर वाले आपको डांटते हैं पढ़ने के लिए या कुछ भी अच्छा करने के लिए समझाते हैं। ऐसी कई स्थितियां बनती हैं जिसमें आप उनको बुरा समझते हैं, लेकिन इस पाठ से हमें पता चलता है कि जो बड़े हमारे साथ करते हैं, जो व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं, जो अधिक तजुर्बा रखते हैं, वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उनकी बातों को हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। तो बच्चों, आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूँ। आप इसी तरीके से अन्य पाठों को पढ़ते रहेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।